हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आइडियन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरा बेसिक से लेकर आपको पूरा जितना भी आता है जेई मेन जे एडवांस में वो सब हम बता देंगे। थ्योरी पार्ट पूरा कवर करेंगे। जो आपका प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो आपका हम जेई मेन का कवर करेंगे। तो बच्चों, इसमें ये ध्यान रखना कि जो आजकल ट्रेंड आते हैं जेई मेन में वो ये आ रहे हैं कि आपको हर चीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ज्योमेट्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर, रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कंसेप्ट, वो हमें एग्ज़ाम में क्लिक ही नहीं करता, तो इस वजह से हम फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग 1 बाई 1 एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि कैलकुलस, इसके बाद हम लोग कैलकुलस ही करेंगे। पीएनसी, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी, ये तीन चीज़ें हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर में हैं। ये पहले कवर हो जाएं। अलजेब्रा हम ऑलरेडी बाकी पार्ट करा चुके हैं, कोऑर्डिनेट ऑलरेडी डन है। तो और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो तो आपकी चलती रहती है ना। तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका एकदम पॉइंट बाई पॉइंट एकदम ध्यान रखना। सबसे पहले इसमें आता है आयोटा, है ना। दिस इज़ स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके। दूसरा होता है इसमें पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई। तो आई स्क्वायर करोगे तो -1, आई क्यूब करेंगे तो हमारा माइनस आयोटा, और आई की पावर 4 या इक्वल टू +1। तो आप ये देख सकते हैं कि आई की कोई भी हम इंटीग्रल पावर करते हैं, एम आपका होल नंबर है, तो ये हमेशा 1 आएगा। आई की पावर 4m+1 करेंगे तो ये हमेशा आयोटा के इक्वल आएगा। आई की पावर 4m+2 करोगे तो ये हमेशा -1 आएगा। और आई की पावर 4m+3 करेंगे तो 4m+2 4m+3 तो ये माइनस आयोटा आएगा। इन चारों पावर कंजुगेटिव पावर का सम कितना है बच्चों? 0 है। ध्यान से देखो, 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा, तो 1 -1 कैंसिल करेंगे, आयोटा -1 आयोटा कैंसिल कर देंगे। इसमें तीसरा पार्ट होता है आपका इमेजिनरी नंबर। अब ये क्या है इमेजिनरी नंबर? इमेजिनरी नंबर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये सब आपके क्या हैं? इमेजिनरी नंबर्स हैं। और ये भी ध्यान रखना बच्चों कि स्क्वायर रूट ऑफ ए बी को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी तभी लिख सकते हैं इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी इज़ नॉन नेगेटिव, ए और बी इज़ नॉन नेगेटिव। मतलब अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करेगा, अदरवाइज ये होल्ड कर जाता है। इसका एडवांटेज क्या है? तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ -2 है ना। इसको हम लोग बच्चों देखो ध्यान से, -1 × 2 लिख सकते हैं। इसको ऑप्शन एक तो पॉजिटिव है ना, तो ये सेपरेट हो जाएगा। और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को मैं बोल रहा था आयोटा, तो उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ -3 को आप लिख सकते हैं आयोटा √3, स्क्वायर रूट ऑफ -4 को लिख सकते हैं आयोटा √4, मतलब 2 आयोटा। तो ये है आपका इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर इज़ कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आयोटा क्या बताएं? आयोटा इज़ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ -1, फिर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आप चाहें तो यहाँ पूरा लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। तो इसमें आपको आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, इन सब की वैल्यू याद रखनी है। ओके। अब देखिए इसमें क्या होता है, इतना जब पढ़ लेते हैं तो हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बेसिकली बच्चों एक पॉइंट होते हैं। तो आप हेडिंग लिखो कॉम्प्लेक्स नंबर। वैसे टॉपिक का नाम भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो इसमें हम लोग करते क्या हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए ये तरीका होता है a + आयोटा बी, जहाँ पे a b आपके रियल नंबर्स हैं और आयोटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। ओके। जहाँ पे a को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, b को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं लेकिन हम आराम से इसको समझाएंगे। ये b क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब हमारा a + आयोटा b जो है z = a + आयोटा b, ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पॉइंट इन आर्गन प्लेन, जहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह रियल एक्सिस, वाई एक्सिस की जगह इमेजिनरी एक्सिस, और ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a, b, और इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, जहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं, और इसको नाम होता है आर्गन प्लेन। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, नॉर्मली पेपर में आर्गन प्लेन करके ही आता है। तो आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप कहोगे कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं जिसका जैसे z = a + आयोटा b है, तो z उसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में a + आयोटा b, a, b से डिनोट कर सकते हैं, और जैसे ही a, b से डिनोट करेंगे तो उसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। अब क्या होता है बच्चों कि इसमें अगर ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल, जब वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है इमेजिनरी एक्सिस पे तो प्योरली इमेजिनरी। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे दो केस मेनली बनते हैं और इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे ये अगर प्योरली रियल कहें तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b फॉर्म में करके b की वैल्यू 0 कर दीजिएगा, और प्योरली इमेजिनरी का भी कहे, प्योरली इमेजिनरी, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b लिख के उसके रियल पार्ट को क्या कर दीजिएगा, 0, है ना। तो ये हो गया प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। अब इसमें आता है बच्चों इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान से देखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग इक्वल कब कहेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कभी कब कहते हैं, जैसे z1 की वैल्यू है a + आयोटा b और z2 की वैल्यू है c + आयोटा d, जब तक ना कहा जाए a b c d आपके रियल हैं, तो ये दोनों सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मतलब दोनों एक ही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तभी हो सकता है जब आप सीसा से मैच करें और ऑर्डिनेट से मैच करें। केवल एक पार्ट मैच कराएंगे तो इक्वल तो होगा नहीं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे z1 = z2, दिस इम्प्लाइज a = c एंड b = d, मतलब दोनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट करें इन आर्गन प्लेन। इसको कहते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी तक हमने क्या क्या बताया, पावर ऑफ आयोटा, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, और इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है या इक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं होता, जैसे ग्रेटर दैन लेस दैन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉइंट होते हैं और पॉइंट का कंपैरिजन आपस में कभी दो पॉइंट का ऐसा तो कहेंगे नहीं कि पहला पॉइंट दूसरे पॉइंट से ग्रेटर है। कोई हाइट वेट का यहाँ चक्कर तो है नहीं, यहाँ तो प्लेन एक आर्गन प्लेन में पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दो पॉइंट्स में लेस दैन ग्रेटर दैन नहीं कर सकते, इक्वल टू कर सकते हैं। इक्वल टू का मतलब दोनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट करने का मतलब हमारे दोस्तों क्या होता है, आप सीसा से मैच करें और ऑर्डिनेट से मैच कर जाए, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, अगला टॉपिक होता है अलजेब्राइक ऑपरेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसको कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, ये केकवॉक टाइप का टॉपिक है। इसमें आप क्या करिए, आयोटा को एज ए पॉलिनोमियल ट्रीट करते हुए आप सारे कैलकुलेशन कर लीजिए एज ए वेरिएबल ट्रीट करते हुए, और जहाँ उसकी पावर इन्वॉल्व हो आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब -आयोटा और आयोटा की पावर 4 1, ये सब जानते हैं। तो हमने क्या किया है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर उठाया है a + आयोटा b और c + आयोटा d, जहाँ पे a b c d रियल नंबर्स हैं, तो इनको ऐड करना है, तो a c में ऐड हो जाएगा, b d में ऐड हो जाएगा, आयोटा कॉमन आएगा। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि ये आपका एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, और यहाँ पे -z को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स ऑफ z, एडिटिव इन्वर्स ऑफ z। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि z का एडिटिव इन्वर्स कितना है, तो एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहा हूँ तो -z। सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देना है। मल्टीप्लिकेशन में आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ac और ये आयोटा स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 तो -bd प्लस आयोटा कॉमन bc प्लस ad, ये हमने लिख दिया है। उसी तरह से डिवीजन करेंगे, डिवीजन तभी डिफाइंड है जब z2 की वैल्यू नॉन जीरो हो। तो आप ये जो है ac + आयोटा d के कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे हो जाएगा c² - आयोटा स्क्वायर d², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये c² + d² में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना है इसको। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स
ऑफ 2+3 आयोटा, तो ये लिखते हैं 1/2+3 आयोटा, और इसको हम लोग 2 - 3 आयोटा अपॉन 13 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इक्वल टू 1/z, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z का तभी डिफाइंड है जब z नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो ये आपको बच्चों याद रखना है। इसमें हमने ओवरऑल ये बताया है कि आयोटा को पॉलिनोमियल माने वेरिएबल डील करते हुए आप सारे अपने कंसेप्ट इन्वॉल्व कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब होल्ड करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिंपल एज ए पॉलिनोमियल्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड टर्म है। और अगली चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, और पिछला की जो डिफरेंस है मतलब सब्ट्रैक्शन, वो आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। मतलब Z1 - Z2 इन जनरल नॉट इक्वल टू Z2 - Z1। अब आप लिखो, तो ये हो गया, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इसके बाद 3 मेन कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट होते हैं। एक होता है कंजुगेट, दूसरा होता है हमारे बच्चों मॉडुलस, और तीसरा होता है आर्गूमेंट। तो वो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, अगला हमने लिखा है कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्स एक्सिस मतलब रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज, उसी को कहते हैं कंजुगेट। जैसे आप ध्यान से देखो, इसको अगर आपने a+ आयोटा b से डिनोट कर रखा है a, b से, तो z कंजुगेट होता है। इसको पढ़ते हैं z कंजुगेट या कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज डिफाइंड है। तो ये हो जाएगा a, -b, और ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट मतलब z कंजुगेट रिप्रेजेंट्स मिरर इमेज ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। ये आपको ध्यान रखना है, हम पूरा नहीं बना रहे हैं, ये अंडरस्टूड है कि ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, या आपका और 0, 0 है। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसमें कुछ, अब देखो इसका मिरर इमेज ये है तो इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा। तो 2 बार कंजुगेट लोगे तो सिर्फ फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। जैसे a - आयोटा को आपको माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, बस इतना ध्यान रखना है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a+ आयोटा b फॉर्म में है तो आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वहीं हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रखी हैं इसकी, आप चाहें तो हेडिंग लिख लीजिएगा प्रॉपर्टीज़। z कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट करेंगे z आएगा, z + z कंजुगेट आपका इन दोनों का सम कितना आता है, तो 2a विच इज़ रियल पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। z - z कंजुगेट करेंगे तो 2 आयोटा b आएगा, और b को हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कह रहे थे। z और z इक्वल हो जाएंगे, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब यहाँ हो तो z प्योरली रियल हो, और इन दोनों का समेशन 0 होने का मतलब कि ये प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है। फिर z1 + z2 का जो कंजुगेट है वो z1 कंजुगेट + z2 कंजुगेट लिख सकते हैं, और इन नंबर्स को n के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे 3 रहेगा तो 3 का सम, 4 रहेगा तो 4 का सम। फिर z1 - z2 का जो कंजुगेट है वो z1 कंजुगेट - z2 कंजुगेट होगा। फिर मल्टीप्लाई अगर करेंगे z1 z2 का मल्टीप्लिकेशन तो z1 बार इंटू z2 बार, उसी तरह से z1/z2 करेंगे तो z1 बार/z2 बार। और अगला है बच्चों कि इफ़ अल्फ़ा + आयोटा बीटा की वैल्यू x + आयोटा y है, देन f ऑफ अल्फ़ा - आयोटा बीटा की वैल्यू हो जाएगी x - आयोटा y। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज नोन एज कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो इस पे क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, आप पूछेगा अगर प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, तो आप क्या करना, कंजुगेट लेना। अगर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल ही आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली रियल। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सम 0 आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो कंजुगेट के इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं चाहता हूं कि आप आराम से इसको नोट कर लें। और ये क्या है, अल्फ़ा बीटा एक्स वाई पहले से रियल है, कोई इक्वेशन है जिसमें इधर अल्फ़ा बीटा है इधर एक्स वाई है, तो आप अल्फ़ा को आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं, उससे हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एफ मतलब एक्सप्रेशंस या फंक्शंस ऑफ अल्फ़ा बीटा। ओके, अब आप लिखो मॉडुलस। देखो बच्चों, अगला होता है प्रॉपर्टीज़ मॉडुलस से रिलेटेड। तो मॉड जेड मतलब कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस, समझिएगा इसको। जैसे हम ये स्पेस छोड़े हैं समझाने के लिए, तो अगर p आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है a + आयोटा b, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगी √a² + b², और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z। मॉड z रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है और ये आपका रियल पार्ट ऑफ z है।
तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकाली है उसी को कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ जेड। आप चाहें तो लिख सकते हैं इफ़ वी डिनोट्स जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी देन ओ पी इज़ द मॉडुलस ऑफ जेड। ओके, डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। जेड कंजुगेट माइनस जेड कंजुगेट सबके डिटर्मिनेंट मॉडुलस क्या होंगे, इक्वल होंगे। जेड इंटू जेड कंजुगेट अगर करेंगे तो जेड इंटू जेड कंजुगेट करोगे बच्चों तो ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस आयोटा बी। तो आपको हम कह रहे थे कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। तो इसको अब ऐसे ही याद रखना है। Z1 Z2 का जो मॉडुलस है वो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। इसको n नंबर्स के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, डिवीजन में भी होल्ड करता है और पावर में भी होल्ड करता है। इसका हम लोग पोलर फॉर्म में सबसे ज़्यादा प्रूव कर लेते हैं डे मोवर्स थ्योरम में। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है, आपका ध्यान से देखिएगा कि जैसे कभी कभी इसका एक्सप्रेशन पूछता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाइड बाई Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। ओवरऑल कंजुगेट लगाएंगे, फिर इसको स्प्लिट कर देंगे। अभी बता रहे थे ना कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को जेड इंटू जेड कंजुगेट लिख सकते हो, उस लॉजिक से आप इसको भी लिख सकते हो ऐसे। ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू ये मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z1 बार Z2। ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स और Z प्लस जेड कंजुगेट की वैल्यू 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z पढ़े हैं। तो मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 कंजुगेट, या Z1 कंजुगेट Z2 आप कोई भी लिख सकते हैं। तो ये रहा मॉडुलस की कहानी विवेक सर की जुबानी। मॉडुलस कभी भी आए तो Z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लिखना, उसका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना, उससे मॉड जेड मिल जाएगा। पूछेगा कि मॉड जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप कहना कि कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। और ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें थर्ड इंपॉर्टेंट है, बाकी सब आपके ऑटोमेटिक आ जाएंगी। और जब माइनस करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों टर्म माइनस हो जाएगा। तो जब ऐड करते हैं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से हमारा मॉडुलस पार्ट कंप्लीट हो जाता है ना। मॉड मतलब इतना ही। अब आप लिखिए पोलर फॉर्म। देखो बच्चों, पोलर फॉर्म में पहले आता है आर्गुमेंट। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो p रिप्रेजेंट करता है z, और OP अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ मतलब रियल एक्सिस के साथ आपका थीटा एंगल बना रही है अगर पॉइंट, तो इसका आर्गुमेंट कहते हैं हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा। ओके, लेकिन इसमें क्या होता है कि थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, इसमें यूनिकनेस नहीं रहती है। तो यूनिकनेस को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है एम्पलीट्यूड, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हम लोग मेनली इसी को यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि थीटा जो है वो आपका माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में लाई करता है, जहाँ माइनस पाई पे ओपन इंटरवल और पाई पे क्लोज इंटरवल है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और इसका एक निकालने का तरीका होता है बच्चों, अगर जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो आप क्या करिए, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। जैसे ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करना है, ये अगर r है और ये थीटा है तो ये आप लिख सकते हो r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। तो अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में, ये तो अभी पोलर फॉर्म है, तो आप कह सकते हो कि आपका z हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा। तो r जैसे ही कॉमन लेंगे यह आएगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो r और यहाँ लिख देंगे हम लोग सिस थीटा। ओके, पॉइंट देखिए क्या है, हमने कहा कि r थीटा लेंगे तो r cos थीटा r sin थीटा आएगा। तो जैसे ही आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा, तो r कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, जहाँ पे r सिस थीटा लिख सकते हैं, c फॉर cos, आयोटा फॉर sin, आयोटा फॉर i फॉर आयोटा, s फॉर sin थीटा।
इसमें आर क्या है तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, थीटा क्या है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट है या प्रिंसिपल आर्गूमेंट है। तो इसमें बच्चों करते क्या हैं कि जैसे इसको हम लोग आर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से इक्वेट करते हैं, आयोटा साइन थीटा से, तो हमें यहाँ पे मिल जाता है आर साइन थीटा इक्वल टू वाई और आर कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें tan थीटा मिलता है y बाई एक्स। तो जब हम थीटा निकालते हैं और इन्वर्स का हेल्प लेते हैं तो tan इन्वर्स y बाई एक्स मिलता है। अब tan इन्वर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। मतलब अगर देखो तो केवल ये पार्ट को आपका ये फॉर्मूला आंसर कर पाएगा। तो इसका मतलब इधर के पार्ट में आपको करेक्शन करना होगा, और वो करेक्शन कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें आप करिएगा क्या, जैसे मान लीजिए ये लेटेस्ट सपोज अल्फ़ा है, तो अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो अल्फ़ा, फोर्थ में भी अल्फ़ा, यहाँ पे पाई प्लस अल्फ़ा लिख देना, यहाँ पे -π प्लस अल्फ़ा लिख देना, और यहाँ का जो आर्गूमेंट है वो 0, इसका π/2 प्रिंसिपल आर्गूमेंट, इसका पाई और इसका आपका -π/2, और जो आपका ओरिजिन है इसका आर्गूमेंट डिफाइन ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड। आर्गूमेंट ऑफ ओरिजिन इज़ नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या इसका फॉर्मूला ही मतलब वैल्यू ही नहीं पता, क्योंकि x भी 0 y भी 0 0/0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये ध्यान रखिएगा, पोलर फॉर्म में हमने क्या बताया, पोलर फॉर्म में पहला पार्ट है आर्गूमेंट। आप चाहें तो लिख सकते हैं इफ़ p डिनोट द कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड इफ़ OP मेक्स एन एंगल थीटा with positive direction of real axis then theta is called argument of z. If theta belongs to -π open interval to +π close interval then theta is principal argument. फिर हमने उसको कैसे समझाया कि ये एक ट्रायंगल का हेल्प लिया r और थीटा, तो ये हो गया r cos थीटा, ये r sin थीटा, इसका कोऑर्डिनेट लिख दिया r cos थीटा कम r sin थीटा, और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो आपका हो गया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स आर साइन थीटा आया। उससे फ़ायदा ये मिला कि आर जैसे ही कॉमन लेते हो तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाता है, और उससे आ जाता है सिस थीटा। इसका एक और भी वर्जन होता है बच्चों, यूलर फॉर्म कहते हैं इसको, ठीक, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या यूलर फॉर्म आर ई की पावर आयोटा थीटा। इससे हमारा क्या होता है, लॉग लेना, कैलकुलेशन करना, ई की पावर एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व कर लेना, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व कर लेना, ये सब हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो ये जो सिस थीटा है इसको ई की पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं, और इसका जो प्रूफ होता है वो एक्सपेंसन से आता है। ई की पावर आयोटा थीटा का एक्सपेंसन लिखोगे तो अपने आप वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के टर्म्स में आ जाएगा। तो ये रहा प्रिंसिपल आर्गूमेंट या पोलर फॉर्म। आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो आपको tan इनवर्स y बाई एक्स ही लिख लेना है। ये यहाँ से थीटा की वैल्यू लिखेंगे, और थीटा को ही मैं अल्फ़ा कह रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो, है ना। तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट अगर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो अल्फ़ा अल्फ़ा लिख देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने ये कहा ना कि ये जो tan इनवर्स है इसका जो रेंज है उसको कह सकते हो कि यहीं से है यहीं तक है। तो आपका ये पार्ट के लिए तो हमारे इसमें भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेंगे ना, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहोगे कि जो भी वैल्यूज़ आएगी उसमें पाई ऐड कर देना, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएगी उसमें -π ऐड कर देना। ये होता है एडवांटेज सॉल्व करने का। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, हमने ई की पावर आयोटा थीटा इन्वॉल्व किया है, तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट है वो लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उससे सिमिलरिटी में मैच करता है। Z1 Z2 का आर्गूमेंट लेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2, आप ऐसे समझिए कि लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, Z1 बाई Z2 लॉगरिथम आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2, और पावर करेंगे तो वो पावर बाहर आ जाएगा। लेकिन राइट साइड में बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट आए, तो इसमें हम क्या करते हैं 2 के पाई की शिफ्टिंग करते हैं, 2 पाई की। तो ये हमने +2 के पाई लिखा है, वेयर प्रॉपर वैल्यू ऑफ k मस्ट बी सेलेक्टेड सो दैट RHS बिकम -π to π। हमने आपको ये कहा है कि आर्गूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाए, तो इसका मतलब हम प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही मानेंगे। क्या बोला मैंने, अगर आर्गूमेंट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जाए तो हम उसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट ही मानेंगे। अब इसमें से रिलेटेड एक टर्म होता है डे मोवर्स थ्योरम। ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक लाइन का प्रूफ है। इसको हमने आयोटा थीटा बताया था, ई की पावर आयोटा थीटा एन करोगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा, इस तरह से। अब इसको ब्रेक कर दो तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल टू दी पावर एन, और ये क्या है कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा टाइम्स साइन ऑफ एन थीटा। तो आप कह सकते हो कि थीटा बेसिकली एन थीटा हो गया, और ये फैसिलिटी आपको तभी मिलेगी जब एन आपका इंटीजर हो। अगर एन आपका फ्रैक्शन रेशनल नंबर है p/q फॉर्म में,
तो जहाँ पे क्यू वैल्यूज़ आने वाली थी तो उसमें ये कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा आपका वन ऑफ द वैल्यूज़ होगा आउट ऑफ क्यू वैल्यूज़ इफ़ पी एन इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर पी इज़ को प्राइम, पी एन क्यू आर को प्राइम। जैसे एक 4 है एक 5 है तो ये को प्राइम है। को प्राइम नंबर कहते हैं जब दोनों नंबर का जो HCF हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 1 हो। को प्राइम में कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स आपके प्राइम हो, ट्विन प्राइम में ही ज़रूरी होता है। तो इससे रिलेटेड ये जो De Moivre's है ये लॉ की प्रॉपर्टी से रिलेट कर लोगे तुरंत याद हो जाएगा, है ना। कभी कभार पूछा जाता है ये, और इसका जो प्रूफ है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के थ्रू होता है। प्रूफ नहीं करा रहे हैं बच्चों, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये De Moivre's थ्योरम है ना, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि 1 प्लस आयोटा रूट 3 होल टू दी पावर 50 की वैल्यू a प्लस आयोटा b है, जहाँ पे a b आपके रियल नंबर्स हैं, तो आप a और b बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि जो a प्लस आयोटा b है इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिख देते हैं। तो दिस इज़ 2 cos, आप इसका आर्गूमेंट निकालोगे तो मॉड्यूलस निकालोगे तो 2 आएगा और आर्गूमेंट आएगा पाई बाई 3। तो ये इस तरह से लिख दो, देखते जाना ध्यान से बच्चों। तो ये 2 की पावर 50 मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर 50 पाई बाई 3, तो 50 पाई बाई 3 इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये 17 पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, तो 17 पाई माइनस पाई बाई 3 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस आएगा नेगेटिव और साइन आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा माइनस 2 की पावर 49 प्लस आयोटा टाइम्स 2 की पावर 49 रूट 3। तो ये आपका ए है, ये बी है। लेकिन इतना आसानी से ये कैलकुलेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको De Moivre's थ्योरम पता होगा और पोलर फॉर्म में लिखना पता होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बहुत बार क्या, बहुत टाइम्स, है ना। तो ये आप क्या याद रखोगे, De Moivre's। ओके, अब आप हेडिंग लिखिए, आगे बढ़ते हैं De Moivre's के। अब बच्चों इसमें क्या होता है, यूनिटी वाला पार्ट है, रोटेशन है और आपका ज्योमेट्री है। तो एक एक करके 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो इसमें होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो उसका मैं मेथड बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा चाहिए, तो इसको आप x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में मानिए, स्क्वायर कर दीजिए जहाँ पे एक्स वाई रियल है। तो स्क्वायर करेंगे तो 5 प्लस 2 आयोटा की वैल्यू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY आयोटा। रियल को रियल और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 5 और 2XY की वैल्यू आ जाएगी, ये 12 है तो ये हो जाएगा 12। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग XY निकाल लेंगे। ये होता है स्क्वायर रूट। अगर इसको सॉल्व ही कर लें तो यहाँ से XY की वैल्यू 6 इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/x का होल स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये कभी 0 हो नहीं सकता दूसरा ब्रैकेट। तो x की दो वैल्यूज आएंगी 3 और -3, और यहाँ से y करेस्पॉन्डिंग निकालोगे तो 2 और -2 आ जाएगा। तो कह सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा इज़ आइदर 3 प्लस 2 आयोटा, ये करेस्पॉन्डिंग टर्म है, और 3 - 2 आयोटा। ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट यहाँ हमेशा 2 आएंगे। जैसे हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू निकालते हैं रियल नंबर के केस में, तो ये वैल्यू आती है हमेशा +2, है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है इन केस ऑफ रियल नंबर। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, स्क्वायर रूट है तो 2 वैल्यूज़ आएंगी, क्यूब रूट है 3 वैल्यूज़ आएंगी, फोर्थ रूट है 4 वैल्यूज़ आएंगी, nth रूट है n वैल्यूज़ आएंगी। ये है पॉइंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी तरह से आप सॉल्व कर लेना। यहाँ पे a प्लस आयोटा भी रहता है, कई बच्चे इसके फॉर्मूले मांगते हैं और मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। मेरे ख्याल से आई होप समझ में आ गया होगा ये। और जब भी x आ जाए यहाँ से तो y इन दोनों में जो आसान इक्वेशन है ना वहाँ से निकालिएगा, क्योंकि हमें वो y चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ऐसा y नहीं चाहिए कि जो इसको सेटिस्फाई करे इसको ना करे, या इसको करे इसको ना करे, है ना। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों इसमें होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब z³ = 1 के रूट्स। तो इसके रूट्स आते हैं 1, जैसे इसको एक तरफ ले जाते हैं तो ये z³ - 1 = 0 फैक्टराइज करते हैं
तो ये z-1 जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1। जब इनको जीरो करेंगे तो हमारे पास आएगा z की वैल्यू, एक तो 1 आ जाएगी, एक -1/2 प्लस i√3/2 आएगी, और एक -1/2 माइनस i√3/2 आएगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, स्क्वायर्स। जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा, इसका स्क्वायर ये आएगा, तो इसको हम लोग लिख देते हैं बच्चों z = 1 ओमेगा स्क्वायर, जिसमें ओमेगा इन दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो अदर टॉपिक में क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि 1 + ओमेगा स्क्वायर करोगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है बाई थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, और यहाँ से एक्चुअल सम भी निकाल सकते हैं। और दूसरा ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ओमेगा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अगली चीज़ है, या एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तीसरा इसमें बच्चे होता है कि z³ - 1 को आप z-1 ओमेगा स्क्वायर रूट है तो लिख सकते हैं z-ओमेगा स्क्वायर, है ना। इस तरह से आप हर चीज़ को फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे a³ - b³ है ना, a³ - b³ को आप लिख सकते हैं a b ओमेगा और a b ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं। उसी तरह से आपको a² + b² + c² -ab - bc - ca, a b c आपके रियल नंबर्स हैं, ध्यान रखना। तो इसको हम लोग लिखते हैं a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर और a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा। ओके, फिर अगला होता है बच्चों इसमें कि a³ + b³ + c³ -3abc, तो इसका फैक्टर होता है a + b + c मल्टीप्लाइड बाई दिस मच, और इसको लिख सकते हैं a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, और इसी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को एक बार एक्सचेंज कर दीजिए तो a + b ओमेगा स्क्वायर + c ओमेगा, है ना। ये एक दूसरे के कंजुगेट भी होते हैं बच्चों, a b c रियल है, ध्यान रखना। और अगला है कि मॉडुलस ऑफ a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर की कोई वैल्यू पूछे तो ये हो जाती है √a² + b² + c² -ab - bc - ca। तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 कॉमन a - b होल स्क्वायर + b - c होल स्क्वायर + c - a होल स्क्वायर। अगर तीनों इक्वल हैं a और b c तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। दो इक्वल मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें तो तीनों इक्वल के केस में 0, दो इक्वल एक नॉट इक्वल के केस में आप 0 0 1 ले लेना वैल्यू, और तीनों डिस्टिंक्ट मतलब 0 1 2 ले लेना। डिस्टिंक्ट इंटीजर जितना क्लोजली लोगे उतनी वैल्यू मिनिमाइज होगी। तो ओमेगा के बारे में यही है। अब इनके पोलर फॉर्म अगर लिखें तो इनको आर्गन प्लेन में बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक यूनिट सर्किल पे लाई करते हैं जहाँ पे 1 यहाँ पे है, ओमेगा इधर रहता है क्योंकि इसका आर्गूमेंट है 2π/3 और इधर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर इनको हम आपस में ज्वाइन कर दें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्रिएट हो जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल का आप एरिया आराम से निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से, है कि नहीं। आराम से निकाल लोगे एरिया, आराम से निकाल लोगे एरिया। कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे कि सर ये अगर हम ज्वाइन कर, ये आपका 1 है, ये भी 1 है, तो ये 2π/3 है। तो आप आराम से एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के और 3 टाइम्स कर दीजिएगा। या आप ये भी कर सकते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से साइड लेंथ निकाल लें और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 टाइम्स a²। तो ये बच्चों ध्यान रखना फैक्टराइजेशन। जैसे अब इससे रिलेटेड एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो x² + x + 1 = 0, तो इसके रूट्स को आप ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मान लीजिए। लेकिन अगर x² - x + 1 = 0 है तो इसके रूट्स को आपको -ओमेगा स्क्वायर मानना होगा। ये आप ध्यान रखना है इसको। क्लियर? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बस इतना ही पढ़ना है। ये रही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की कहानी, विवेक सर की जुबानी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में फर्स्ट पॉइंट फैक्टराइज करना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से वैल्यू पुट करना है, जेड अगर रूट है तो ओमेगा रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। और अदर टॉपिक्स में हमने बताया है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। और एक और टर्म आता है इसमें जिसको आपको हमेशा याद रखना है, और वो ये है कि 1 प्लस अगर मान लीजिए n मल्टीपल ऑफ 3 है तो ये 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इफ़ n = 3 लैम्डा। और n पहले से आपको पता है ये आपका इंटीजर है, और
इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है। तो मल्टीपल ऑफ 3 के केस में वैल्यू 3 आएगी और मल्टीपल ऑफ 3 अगर नहीं रहेगा तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, याद रखोगे इसको, भूल जाओगे मुझे लगता है, कहोगे कि नहीं भूलेंगे सर चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब आप लिखो, देखो इसमें nth रूट वाला भी पार्ट है, लेकिन हम लोग पहले करते हैं ज्योमेट्री सेक्शन। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, जो ज्योमेट्री वाला पार्ट है इसमें सबसे पहले कुछ एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2। डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2 उसी को कहते हैं मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। अगर P Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Q Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो PQ की डिस्टेंस हो जाएगी मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 या मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। दूसरा इसमें होता है कि अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक सेगमेंट है A जो Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है और B जो आपको Z2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वैल्यू होती है, आप कोई भी पॉइंट Z ले लीजिए और इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2। ये जब भी आए तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आप रिलेट कर लेना। तीसरा इसमें होता है बच्चों वो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड कैसे निकालेंगे, तो ये आता है आपका, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो Z1 रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, इधर Z3। ये ज्योमेट्री से बहुत रिलेटेड है। और अगर साइड लेंथ ABC है तो सेंट्रॉयड के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो एवरेज ले लेते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 से रिलेटेड। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों कि अगर आपको सर्किल की इक्वेशन चाहिए और सर्किल का सेंटर अगर Z0 है, रेडियस R है, तो इसकी इक्वेशंस वो हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज Z0 एंड रेडियस इज R, है ना। इसी को स्क्वायर कर देते हैं तो एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जनरल फॉर्म आप चाहें तो लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। एक ही करके बताता हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने डिस्टेंस बताया, फिर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताया, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस Z2 रिप्रेजेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेगमेंट Z1 एंड Z2। फिर सेंट्रॉयड का फार्मूला हमने, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सारी चीज़ें ये कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग चलती हैं। अब ये हमें सर्किल को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। आप चाहें तो हेडिंग लिखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल, क्योंकि सर्किल बहुत पूछा जाता है ना, और ये एग्ज़ाम फेवरेट है। आप कह सकते हो कि किसी भी एग्ज़ाम में ये सर्किल की इक्वेशन आपसे पूछी ही जाएगी, और ये हमारे लिए एक बहुत आसान सा पार्ट होना चाहिए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो है, अगर कोई सर्किल की इक्वेशन चाहिए जिसका सेंटर Z0 है और रेडियस R है, तो आप क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इक्वल टू R। अब ये चूँकि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो अब इसको आगे ब्रेक कर सकते हैं Z माइनस Z0, और ये Z माइनस Z0 कंजुगेट इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये मॉड ऑफ, ये कह सकते हो बच्चों कि Z इंटू Z कंजुगेट माइनस Z इंटू Z0 कंजुगेट माइनस Z कंजुगेट Z0 प्लस मॉड ऑफ Z0 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आप कह सकते हो कि आपका जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म वो होता है Z इंटू Z कंजुगेट प्लस A इंटू Z कंजुगेट प्लस A कंजुगेट Z प्लस B इक्वल टू 0, वेयर A कॉम्प्लेक्स नंबर है इन जनरल और B रियल नंबर्स हैं। तो ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है, और इस सर्किल का जो सेंटर है वो होता है आपका माइनस A, और इसका जो रेडियस है वो स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर माइनस B। ध्यान रखना, क्योंकि इसी को हम रेडियस कह रहे हैं, तो हम लोग B कह रहे हैं बेसिकली। तो ये जो लिखे हैं इससे आ जाएगा B, तो R की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप मॉड ऑफ Z0 का स्क्वायर माइनस B लिखोगे, और मॉड ऑफ Z0 को माइनस A से रिप्रेजेंट किया गया है। और हमने आपको सिखाया था कि मॉड ऑफ यहाँ पे A लिखिए या माइनस A लिखिए, ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना बच्चों। इसमें अब एक दो चीज़ें आती हैं कि जैसे ये जैसे कोई कहे कि मॉड ऑफ Z0
मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर, मतलब ये सरकमफरेंस ऑफ द सर्किल, इस पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट जिसका सेंटर जेड नॉट है। अगर आपसे कहे कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले पॉइंट काउंट करेंगे और बाउंड्री वाले भी। अगर कोई कहेगा कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन और इक्वल टू आर, तो आप क्या करेंगे, अंदर वाले भी पॉइंट काउंट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सर्किल में हम लोग पढ़े थे कि एक पॉइंट दिया है तो सर्किल पे नियरेस्ट और फारटेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन ज्योमेट्री से रिलेट करके कर सकते हैं। आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मानिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मानेंगे, उसको पूरा इंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कोऑर्डिनेट फॉर्म में ले जाएंगे, कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बैक टू पवेलियन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। वो भी आपका 100% बिल्कुल सही है। तो ये रहा आपका बच्चों सर्किल की इक्वेशन। सर्किल में बस ध्यान रखना है कि या तो ये आएगा आपके सामने या तो ये आएगा, इन दोनों को ही आपस में रिलेट कर लेंगे। तो जेड नॉट की वैल्यू माइनस ए है, जेड नॉट को चिल्ला रहे हैं सेंटर, तो माइनस ए हो जाएगा सेंटर, और रेडियस हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारा ये सर्किल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है ना। अब इसमें आगे जो आता है वो आता है बच्चों कि इलिप्स से रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वैसे इलिप्स से बहुत कम आते हैं, लेकिन आप जब भी आए ना उसको रिलेट कर सकते हो। एक इसके बारे में आता है क्वेश्चन कि अगर मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू मॉड अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू अगर के है, और के ऑब्वियसली दो डिस्टेंस का रेशियो है तो पॉजिटिव, तो के अगर इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 है तो ये रिप्रेजेंट करता है सर्किल, और के अगर 1 के इक्वल हो जाता है तो ये रिप्रेजेंट करता है लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। अगली चीज़ होती है इसमें कि जैसे मैं ये कह रहा था कि एक होता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, अगर ये इक्वल टू लैम्डा है तो ये क्या होता है बच्चों कि ये जेड वन जेड टू दो डिस्टेंस हैं, जो दो पॉइंट हैं और एक जेड पॉइंट है। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों का सम क्या है, लैम्डा। अगर लैम्डा की वैल्यू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू से ग्रेटर है तो ये इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, है ना। दिस रिप्रेजेंट इलिप्स, जिसका फोकाई आपका जेड वन जेड टू है और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपका लैम्डा है। अगर लैम्डा की वैल्यू मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा इसी के बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो देन लाइन सेगमेंट हो जाएगा इस केस में। और लैम्डा अगर लेस देन हो गया, लैम्डा लेस देन मॉड ऑफ जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा, तो कोई यहाँ पे जेड कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि जेड वन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू की जो मिनिमम वैल्यू है वो इस सेगमेंट के इक्वल है। अब इससे छोटा हम लोग कर ही नहीं सकते, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें वो सर्किल और स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट याद रखना। मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के है, अगर के पॉजिटिव है। जेई 2004 में इसी का सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आया था जेई में एक बार, है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट। देखो बच्चों, रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एक जनरल रिजल्ट है, एक पार्टिकुलर रिजल्ट है। तो पहले एक पार्टिकुलर रिजल्ट के बारे में बात करें। रोटेशन मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करना चाहते हैं और किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ओरिजिन के अबाउट ही रोटेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इन दोनों के मॉडुलस सेम है, ये आपका Z1 है, ये B Z2 है, और दोनों के मॉडुलस R हैं, और ये हमारा थीटा है। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि ये आपका ओरिजिन है कि पॉइंट के अबाउट रोटेट किया जाता है। तो अगर मैं Z1 को लिखना चाहूँ तो आप लिखोगे R e की पावर आयोटा अल्फ़ा, Z2 को लिखना चाहूँ तो R e की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस थीटा लिख दोगे। इसको जैसे एक्सपोनेंशियली ब्रेक करोगे तो ये आएगा e की पावर आयोटा थीटा, इसको आप तुरंत Z1 लिख देंगे। तो e की पावर आयोटा थीटा आपको पता चलेगा एक रोटेशनल ऑपरेटर है, जिसमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दें e की पावर आयोटा थीटा से, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन के अबाउट थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाता है। अब इसी का एक जनरल डायग्राम होता है इस तरह से, जिसमें हम मैग्नीट्यूड भी चेंज करेंगे। और जैसे ये A है Z1, ये B है Z2 और C है Z3। ये बच्चों तभी हम करते हैं जब आपके वेक्टर सेम हो। जैसे दो पॉइंट को ज्वाइन करके पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर से हम लोग रिलेट कर लेते हैं, तो उसी तरह से है ये। अब आप क्या करिए, आप चाहें तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको थीटा बना दीजिए। ये आपका सपोज़ इसको हम अल्फ़ा लिख देते हैं, इसको बीटा लिख देते हैं।
तो आप लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे Z3 माइनस Z1 को आप लिख सकते हो मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1 ई की पावर आयोटा बीटा, और Z2 माइनस Z1 को आप लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। इनको डिवाइड कर दें तो Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z3 माइनस Z1, इसको अलग अलग ही लिखते हैं, अपॉन मॉड्यूलस ऑफ Z2 माइनस Z1 ई की पावर बीटा माइनस अल्फ़ा, और ई की पावर बीटा माइनस अल्फ़ा इज़ थीटा। तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा। इसी को दूसरे तरह से रिपोर्ट करते हैं, इसको ऐसे रिपोर्ट करते हैं, इसको मैं फ्रेश डायग्राम से बनाता हूँ, है ना। इसको पहले नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ था नहीं, है ना। अब देखो क्या है कि इसको कैसे याद करेंगे ये मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक पॉइंट के अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट करेंगे। जैसे ये A है Z1, B है Z2 और C है Z3, और हम लोग इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हैं बाई एंगल थीटा। तो इसमें फाइनल आप लिखिए Z3 माइनस Z1 और इसको मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ इनिशियल लिखिए Z2 माइनस Z1 अपॉन इसको भी यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, और ई की पावर आयोटा, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो प्लस थीटा, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो माइनस थीटा। यही लिखा गया है, देखो इसको यहाँ कर दोगे, ये इसको यहाँ कर दोगे, तो यही है, ये इसका प्रूफ है प्रॉपर। लेकिन हम लोग प्रूफ पे नहीं जाएंगे, बस सीधे सीधे रिजल्ट को याद रखेंगे। और ये जब भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट कर मतलब रिलेट करना होता है इनआर्गन प्लेन में, तो ये हम लोग करते हैं। अभी रिसेंटली इस पर क्वेश्चन भी आए हैं जेईई मेन में, क्वेश्चंस आते रहते हैं। रोटेशन इज ए इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके रिजल्ट्स कुछ और ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये Z1 Z2 Z3 अगर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एक सर्टेन स्पेसिफिक रिजल्ट्स होता है ना। और क्लॉकवाइज रोटेशन में रहेगा तो ई की पावर माइनस थीटा लिख देंगे। यहाँ पे जो ई की पावर थीटा लिखे थे वो ई की पावर माइनस थीटा। और आप देख भी सकते हो बच्चों कि ये जो है इसी का ये मॉड्यूलस है और इसका ये आर्गूमेंट है। तो यहाँ पे अगर आर्गूमेंट ऑफ थीटा, आर्गूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 कोई पूछे तो आप क्या लिखेंगे, सीधे सीधे थीटा। ओके, सही है। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, एक ये रिजल्ट होता है Z1 Z2 Z3 अगर वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं इन आर्गन प्लेन, तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर की वैल्यू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप जानते हैं कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबके मैग्नीट्यूड क्या हैं, इक्वल। तो ए मान लेते हैं इसकी साइड लेंथ को और π/3 से रोटेट कर देते हैं। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन ए इक्वल टू Z3 माइनस Z2 अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ए कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू आप लिखोगे Z3 माइनस Z2 टाइम्स 1/2 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसमें आयोटा के टर्म्स को एक तरफ रखिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। और Z0 सर्कम सेंटर है, तो हम लोगों को मालूम है सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड और इन सेंटर सभी के सभी सेम होते हैं इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अपने आप ये रिलेशन पहले प्रूव करिएगा और उसके बाद ये रिलेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। वेरीफाई भी कर सकते हैं, Z0 की जैसे यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ये अपने आप ट्रू हो जाएगा। या अगर सीधे सीधे जाना हो तो आप यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि 3 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर। आप वेरीफाई कर सकते हो। और ये 3 Z0 का होल स्क्वायर है, तो ये 9 टाइम्स Z0 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें 3 को कैंसिल करेंगे तो 3 Z0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट बच्चों याद रखना। और इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। ओवरऑल नेट सेल में हम एक ही लाइन कहना चाहते हैं कि जब भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर को रिलेट करना हो आपस में तो हम लोग रोटेशन यूज़ करते हैं। जैसे कई बच्चा लोग पूछता है कि यार कैसे पता चलेगा सर, हम तो कैसे, हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा। तो ये इससे बेस्ट क्वेश्चन आया था। इसमें अगर एक ओरिजिन कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2, और उससे हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, रोटेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है। अब आते हैं बच्चों कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो एक है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। हमने कहा ना कि कोऑर्डिनेट के जितने क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री के, आप चाहें तो Z = x प्लस आयोटा y से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें एक
लाइन की इक्वेशन निकालनी है। और इसमें क्या है, ये ऐसे सोचो कि Z1 Z2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ये A है Z1 और B पॉइंट है Z2। तो एक C पॉइंट लेंगे या P पॉइंट ले लेंगे Z, और इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं हम लोग Z माइनस Z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स Z2 माइनस Z1, जहाँ पर लैम्डा अपना क्या है, कोई भी रियल नंबर है। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 की बात करें तो या तो ये लाइन पे जीरो आएगा या तो पाई आएगा, तो प्योरली रियल आएगा। तो प्योरली रियल को इसको लैम्डा लिख सकते हैं, विच इज़ दिस मच। आप ये भी कह सकते हो कि Z प्लस Z कंजुगेट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। अगर ये जीरो या पाई है तो ये प्योरली रियल है, तो Z माइनस Z कंजुगेट Z2 माइनस Z1 और इक्वल टू इसका कंजुगेट। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है ना। ये पहला पार्ट है। दूसरा है बच्चों की, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन चाहिए, जो एक लाइन है जो Z1 पॉइंट से पास हो रही है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर B पॉइंट है जिसके ये पैरेलल है, तो हम लोग अगेन क्या करते हैं, जैसे वेक्टर 3D में करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z माइनस Z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B लिख देते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, लैम्डा आपका रियल नंबर है और B कॉम्प्लेक्स नंबर है। तीसरा इसमें होता है कि अगर यही चीज़ें अगर परपेंडिकुलर पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर आ गई, तो इसमें अब क्या करेंगे, डायग्राम को इस तरह से बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर दिखाएंगे, यहाँ कहीं B दिखा देंगे पॉइंट। तो अब इसको हम 90 से रोटेट कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो अब इसी चीज़ को लिखते हैं Z माइनस Z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B इंटू आई, जहाँ पे B कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये रियल नंबर है। और जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की अगर बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये होता है ए जेड बार प्लस ए बार जेड प्लस बी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और बी आपका रियल नंबर होता है ना। ए जेड ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं, इसका कंजुगेट ये, इसका कंजुगेट ये रियल नंबर है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, क्या कहा मैंने ये कहा कि आप ये कर सकते हो कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान के भी क्वेश्चन कर सकते हो, और दूसरा कि 2 पॉइंट फॉर्म पॉइंट से पास होता हुआ इसके पैरेलल है ना। वेक्टर में हम लोग ऐसे लिखते थे ना, Z माइनस Z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, या R वेक्टर इक्वल टू A प्लस लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, ये एग्जैक्टली उसी तरह से है बच्चों। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो आप आर्गूमेंट से रिलेट करोगे, तो इस परपेंडिकुलर को अगर हम अल्फा से आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब e की पावर पाई बाई 2 से, तो ये इस तरह से रोटेट हो जाएगा, या इस तरह से कर सकते हैं। लैम्डा आपका रियल मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये अपने आप मैग्नीट्यूड और टर्म्स को एडजस्ट कर लेगा। तो ये हमने लिखा लैम्डा Z इक्वल टू Z कंजुगेट भी कर डाला। उसी तरह से यहाँ पे भी आप हर जगह कर सकते हैं Z इक्वल टू Z कंजुगेट, जैसे लैम्डा रियल है तो Z माइनस Z1 अपॉन B की वैल्यू आप लिख सकते हैं Z बार माइनस Z1 बार अपॉन B बार, है ना। ये आप लिख सकते हो आराम से। उसी तरह से यहाँ पे भी लिख सकते हो लैम्डा इक्वल करके Z माइनस Z1 अपॉन B टाइम्स आयोटा, ध्यान रखना ये आयोटा भी है साथ में, इक्वल टू Z बार माइनस Z1 बार अपॉन माइनस आयोटा B कंजुगेट। अब इस तरह से भी लिख सकते हो क्योंकि लैम्डा रियल है, तो Z इक्वल टू Z कंजुगेट वाला पार्ट सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अगला देखो बच्चों, इसमें होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो इनके जो मॉड का सम होता है वो इंडिविजुअल मॉड से लेस और इसके इक्वल, और इनके जो इंडिविजुअल मॉड हैं उनके डिफरेंस से ग्रेटर और इक्वल होता है। और ये जैसे हम Z1 प्लस Z2 की हैं, Z2 की जगह माइनस Z2 भी कर सकते हैं, और ये इक्वालिटी होल्ड करती है और ये इक्वालिटी होल्ड करती है, उसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के लिए ट्रू है। और ध्यान रखना बच्चों, ये हमने मॉड लगा के रियल करा है। शुरू में हम बता रहे थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन नहीं होता, Z1 ग्रेटर दैन Z2, Z1 ग्रेटर दैन Z2, Z1 लेस दैन Z2 पॉसिबल नहीं है, लेकिन मॉड के केस में तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि एक ओरिजिन बना लो, समझना इसको। एक को हमने Z1 लिख दिया और एक को यहाँ पे माइनस Z2 लिख दिया। तो अगर डिस्टेंस वाइज की बात करेंगे तो ये मॉड ऑफ Z1, ये मॉड ऑफ Z2 और ये मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2,
अब एक ट्रायंगल में दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर होता है, तो नॉन इनइक्वालिटी वाला पार्ट तो हमेशा ट्रू है और कोई भी साइड इन दो साइड के डिफरेंस से ग्रेटर होगी। लेकिन जब हम इसको इन दोनों के सम को इसके इक्वल करेंगे तो हमें इस डायग्राम को ऐसे लिखना होगा, ओरिजिन को बीच में दिखाना होगा। ये आपका Z1 है, B आपका -Z2 इधर। तो अब आपका ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा। जब -Z2 इधर है तो आप कह सकते हो कि एक B' होगा Z2 वाला। तो जब ये इक्वालिटी होल्ड करती है तो ओरिजिन Z1 Z2 कोलिनियर होते हैं और Z1 Z2 सेम साइड ऑफ ओरिजिन में होता है। और ये इक्वालिटी होल्ड करती है इस केस में जब ओरिजिन के अपोजिट साइड में आपके Z1 Z2 हों, तब आपके होल्ड कर जाएगी। वो कैसे? तो आप कह सकते हो कि इनका जो मॉडुलस का डिफरेंस है वो अपने आप Z1 + Z2, इसको ऐसे कर सकते हैं, Z2 इधर है तो आप इसको -Z2 इधर लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ Z1 + Z2। और अपने आप ये देख ही रहे हैं कि मॉडुलस के डिफरेंस के क्या है, इक्वल हैं। तो इस पॉइंट को आप हमेशा बच्चों याद रखना है ना, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आप चाहें तो इसको अलग से मेंशन मैं कर देता हूँ। मॉडुलस ऑफ Z1 + Z2 की वैल्यू मॉड ऑफ Z1 + मॉड ऑफ Z2 हम तभी लिख पाएंगे जब हमारे Z1 Z2 ओरिजिन कोलिनियर होंगे और Z1 Z2 सेम साइड ऑफ ओरिजिन होगा, और दूसरे केस में आपका अपोजिट साइड ऑफ ओरिजिन होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक बार देख लेते हैं कि और तो कुछ नहीं छूट गया। nth रूट छूटा हुआ है, तो nth रूट के चाहें तो आप फॉर्मूले लिख लीजिए, है ना। वैसे वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं। अब लिखो नेक्स्ट पार्ट। तो nth रूट्स में बच्चों ये होता है कि जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको ऐसे लिखा है मॉडुलस ऑफ ओमेगा, या Z0 लिखा है और इसको आपने पोलर फॉर्म में लिखा तो Re⁻θ के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे Z0 आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान रखना, हम nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे हैं। तो यहाँ से Z की जो वैल्यू लिखते हैं तो Re⁻θ की पावर 1/n लिखते हैं, और हमें n रूट चाहिए तो ये हो जाता है R⁻n, और यहाँ लिखते हैं e⁻θ 2k π + θ होल डिवाइडेड बाई n, जहाँ पे k की वैल्यू जो होती है वो 0 1 2 3 से लेकर आपका n-1 तक होती है। याद रखिए, हम डी मॉर्गन थ्योरम में बोले थे कि अगर n रूट्स आएंगे तो एक रूट्स की वैल्यू आपकी होगी डायरेक्ट जो इंटीग्रल, आप थीटा k की वैल्यू 0 रख लीजिए। और रूल होता है कि यहाँ n कंजुगेटिव वैल्यूज़ लिखिएगा, जैसे 1 से लेकर n तक की वैल्यूज़ भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, स्टूडेंट 2 से लेकर n+1 भी लिख सकते हैं। मतलब ये चॉइस है, कंटिन्यूएशन में लिखते हैं, प्रेफरेंस रहता है 0 से लेकर n-1 तक का। अब इसमें अगर ये आपका जैसे मान लीजिए कि इसका रूट निकालना है ना, -1, जैसे ये लिखा है +√3। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स e⁻θ π/3, है ना। तो z की वैल्यू हो जाएगी, आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो 2 e⁻θ π/3 होल टू दी पावर 1/3। तो ये मैंने कैसे सिखाया आपको, 2 की पावर 1/3 है ही, e⁻θ 2k π + π/3 होल डिवाइडेड बाई 3, जहाँ पे k की वैल्यू होगी 0 1 2, ठीक है ना। कोई भी 3 कंजुगेटिव ले लेना, 1 2 3 ले सकते हो, 2 3 4 ले सकते हो, 5 10 5 7 5 6 7 ले सकते हो, कोई भी वैल्यूज़ ले सकते हैं nth रूट से। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा nth रूट्स क्या है और कैसे ये आपका आगे यूज होता है, याद रखोगे इसको अच्छे से। चलिए, तो ये तो हो गया आपका। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये होता है बच्चों कि अगर आपका थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो उसी को कहते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। तो आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी लिख सकते हैं। z टू दी पावर n = 1, z टू दी पावर n की वैल्यू अगर 1 है तो इसको हम लोग लिखते हैं z = e⁻θ 0। तो उस लॉजिक से लिखें तो e⁻2k π + 0/n, जहाँ पे k की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ओके,
और ये ध्यान रखना है कि ये इसी के रूट हैं, तो इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं जेड की पावर n-1 इक्वल टू जेड माइनस, जैसे पहला रूट 1 आएगा, ये जीपी में आएंगे रूट्स अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा स्क्वायर से लेकर जेड माइनस अल्फ़ा की पावर n-1 तक, जहाँ पे अल्फ़ा है ई की पावर आयोटा 2π/n। ओके, समझ में आ गया? तो इसको ध्यान रखिएगा, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। एक होता है इसमें कि डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल, तो डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल की कभी इक्वेशन चाहिए तो आपको ये Z1 दिया हो, ये Z2 दिया हो, तो आप एक पॉइंट मान लेना और यहाँ पाइथागोरस होल्ड करा देना, इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो इसके इक्वल है ना, ये आप कर लोगे। इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गई बच्चों। इसमें इम्पॉर्टेंट था आपका कंजुगेट, मॉड्यूलस, आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, डे मोवर्स थ्योरम, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, और आपका पैराबोला नहीं आता है इसमें, जो सर्किल की पैरामेट्रिक इक्वेशन थी, जैसे जेड 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला, फिर nth रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, स्क्वायर रूट्स, ये सब आपके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अब आप देखिएगा जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, अगर ज्योमेट्री पार्ट में क्वेश्चन ना क्लिक करे तो आप जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई मान के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में शिफ्ट करिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करके फिर बैक टू पवेलियन आ जाइए, है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन कंसेप्ट। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z मॉड ऑफ z नॉट इक्वल टू 1 satisfy log of base 1/√2 मॉडुलस ऑफ z प्लस 11 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 2, देन मॉड ऑफ z इज इक्वल टू की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको। तो आपको इतना आइडिया है कि ये एक इनइक्वालिटी है, इसको इधर लेकर चले जाते हैं और ये चूँकि 1 से लेस है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बेस 1 से ग्रेटर होता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, और बेस जब 1 से लेस होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन, देयर इज चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये z प्लस 1 जेड मॉड ऑफ z प्लस 11 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है, दिस इज, जब ये लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और 1/√2 की पावर 2, तो 1/√2 की पावर 2। इसको कई स्टूडेंट अलग अलग तरीके से करते हैं, तो 1/√2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बताओ? तो आप कहोगे कि सर 1/√2 की, अरे भाई 1/√2 की पावर 2 पूछ रहा हूँ, तो ये कहोगे कि सर ये तो 1/2 होगा, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार इसमें, तो ये इधर ले जाएंगे तो मॉड ऑफ z, ये 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 लेस देन, एक मिनट, हाँ, लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड ऑफ z प्लस 22। तो ये एक तरफ ले जाएंगे तो मॉड ऑफ z का इसके होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स मॉड ऑफ z लेस देन -21 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ 7 - 3, और ये मॉड्यूलस ऑफ 7 प्लस -7 और प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। ये तो हमेशा पॉजिटिव ही नंबर है, तो यहाँ से मॉड ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 7 आ रहा है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि मॉड z की जो मैक्सिमम वैल्यूज़ है वो कितना है, 7 है। बस यहाँ से ये लिखना था, ये अपना बच्चों वाला खेल है और आराम से कर लेना है। अरे भाई यहाँ अगर दिक्कत होती है तो आप ऐसे लिख दीजिए, मॉड ऑफ z प्लस 22 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी को मैंने पहले लिख रखा है और इसको मैंने बाद में लिखा है ना। a ग्रेटर देन और इक्वल टू b है, तो इसको मैं b ग्रेटर देन और इक्वल टू a भी तो लेस देन और इक्वल टू a भी तो लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है और अच्छे से सॉल्व करते जाना है। अपने आप देखिएगा इत्मीनान से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? ओके, सब कुछ सही है, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन। तो इसी तरह के 2 क्वेश्चन आए थे। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है,
द लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड सेटिस्फाइंग। ई एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर, तो इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं तो ये कुछ ऐसे लिखा है ई की पावर टी टाइम्स ln2 ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये बेस 1/2 2 की पावर 1/2, तो ये पावर बाहर आ जाएगा ln, और इसका हमने मॉडुलस दिखाया है, ये आता है 16, तो ln 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो। लॉग का बेस यहाँ पे 2 है तो लॉग नहीं, ln नहीं लिख सकते, तो ये आएगा बच्चों 4 यहाँ, तो ये 8 बन जाएगा, और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो 2 की पावर t ग्रेटर दैन 8 मतलब 2 की पावर 3, तो यहाँ से t ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 आ जाता है। और t ये भारी भरकम नंबर है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो 2 बार मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो 3 टाइम्स मॉड ऑफ z प्लस 1। अब इसको ओपन कर दीजिए तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस मॉड ऑफ z, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ z प्लस 3। एक तरफ ले चलते हैं तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ z माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये मॉड ऑफ z माइनस 3 लिख सकते हो और मॉड ऑफ z प्लस 2 लिख सकते हो। इसमें आप ये कह सकते हो कि ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। तो जहाँ पे z मॉड ऑफ z की जो मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है वो आप कितना बोलोगे बच्चों, 3 के इक्वल। तो आप देख सकते हो सारा गेम यहीं पे था। अगर इसको आपने ऐसे लिख दिया तो ये बहुत ही आसानी हो जाएगी। और इतना भारी भरकम जब एक्सप्रेशंस को हम लिखते हैं, ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए 2-2 मॉड दिया है, अगर ये नहीं भी लिखा रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखा है तो हम लोग भी क्यों न लिखें, है ना। जब पेपर में लिख के आया है तो शायद पेपर में लिख के ही आया है, तो उसको ध्यान रखना आप। कुल मिला के मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो ये पूरा एक्सप्रेशंस आ जाता है आप कैलकुलेट करने पे 8। और ध्यान रखना ये 2 की पावर 4 में 4 केवल बाहर जाता है और log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 होता है, तो 2 की 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 हो जाएगा। आप चाहें तो इसको 8 लिख दीजिए, 8 को ही हमने 2 क्यूब लिखा हुआ है और इसको हमने यहाँ लिखा। और एक हम लोग ये भी प्रॉपर्टी जानते हैं ना कि e की पावर log ऑफ b टू द बेस e की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, b के इक्वल। तो ये पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाई जेड आयोटा जेड एंड जेड प्लस आयोटा जेड। एक तो इसका तरीका ये है कि आप क्या करिए कि जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान के तीनों को आप कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखिए, ए प्लस आयोटा भी मान सकते हैं, और डिटर्मिनेंट मेथड से ट्रायंगल का कैलकुलेशन कर लीजिए, उससे आंसर आ जाता है। और दूसरा है ज्योमेट्री से रिलेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए जेड हम डिनोट कर लें यहाँ पे, तो आयोटा जेड का मतलब कि आयोटा से मल्टीप्लाई करना, मतलब 90 डिग्री से इसको रोटेट कर देना, तो ये हो गया 90। और ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, तो इसको हम लोग आयोटा जेड लिखते हैं। और इनका सम का मतलब होता है कि बच्चों एक पैरेललोग्राम टाइप का कंप्लीट करिए, और ये हो जाएगा, जैसे ये जेड है, ये आयोटा जेड है, तो ये सी हो जाएगा जेड प्लस आयोटा जेड। और हमें जो ट्रायंगल चाहिए वो ये है, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि ये पैरेललोग्राम अगर है तो पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इस ट्रायंगल की एरिया अगर निकालनी है तो ये मॉड जेड हो जाएगा, ये मॉड ऑफ जेड, और ये 90, और ये दोनों ट्रायंगल की एरिया क्या है, इक्वल। तो आप एरिया लिख दोगे सीधे सीधे 1/2 टाइम्स बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर बाई 2। और अगर अल्टरनेटिव, अगर मान लीजिए एग्जाम हॉल में ये क्लिक नहीं करता है तो जेड की वैल्यू हम लोग ए प्लस आयोटा बी मान लेंगे, तो आयोटा जेड कितना हो जाएगा, तो आयोटा ए माइनस बी हो जाएगा। तो जेड प्लस आयोटा जेड कितना होगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी प्लस आयोटा टाइम्स ए प्लस बी। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी 1, फिर माइनस बी ए, और ये 1, फिर ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये 1। इसको ओपन कर दो तो 1/2 टाइम्स 8 मल्टीप्लाइड बाई इनका मल्टीप्लिकेशन, तो ये माइनस बी टाइम्स इनका मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस बी माइनस ए प्लस बी, आगे प्लस 1 टाइम्स
माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपका माइनस ए बी और यहाँ पे प्लस ए बी कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए। ये फाइनली आते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड लगा रहता है इसलिए मैंने माइनस को हटा दिया, तो मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये सबसे पूरे पेपर में सबसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे आसान क्वेश्चन था, जो आपके हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आते हैं, उन सब में सबसे ईजीएस्ट था। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट को इसका रिजल्ट तक याद है। पहला प्रेफरेंस रखना, जेड लिखना, 90 डिग्री से रोटेट करना, पैरेललोग्राम बनाना, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया इक्वल है, तो इस ट्रायंगल के एरिया को इसके इक्वल कर दिया हमने, बस और कुछ नहीं किया। अब आप लिखो नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये एक भारी भरकम क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। ये 3 सेट हैं और कह रहा है कि S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसके बारे में हमने बताया था, एक सर्किल का बाउंड्री और इंटीरियर वाला पार्ट, इस सर्किल का सेंटर है 1,0, रेडियस √2 है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई रखोगे तो ये अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक। रियल पार्ट अगर इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट लेस देन और इक्वल टू 1। इस सर्किल को पहले बनाते हैं, तो पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को बनाया, इसका सेंटर 1,0 और रेडियस 2 है, तो ये सेंटर हो गया। और √2 का मतलब ये ऐसे कुछ पास करेगा ट्रायंगल, ये √2 मतलब ये इस तरह से पास होगा। इसको ऐसे बना दिया जाए जहाँ पे ये 0,1 हो जाएगा। ये इमेजिनरी पार्ट मतलब ये लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब नीचे, और ये जो लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब बच्चों ये, और सर्किल का इंटीरियर। तो आप देखोगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा। और मैं पूछूंगा कि ये कैसे निकाला, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये स्ट्रेट लाइन, ये 1,0 है ना, ये 0,1, तो दिस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, दिस इज़ y इक्वल टू 1। तो लेस देन 1 के लिए नीचे गए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये, और सर्किल के इंटीरियर रहना है तो ये पॉइंट। और इसमें कितने पॉइंट्स हैं, तो आप कहोगे देयर आर इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स। जेई में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें गिने हुए चुने हुए क्वेश्चन आते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें कोई टफ नहीं है। बस आपको हमने बताया भी था कि कुछ न समझ में आए तो जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई मानिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका, डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने पहले से मैनिपुलेशन कर रखा था, अब अगर देखना भी हो तो देख लो यार। 1 माइनस जेड, Z1 लिखे हैं हम 1 माइनस आयोटा टाइम्स जेड मतलब x प्लस आयोटा वाई। तो इसका जो रियल पार्ट है वो x आएगा प्लस y आएगा, रियल पार्ट ऑफ Z1। तो ये दे रखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, इफ़ द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्किल where AD belongs to real number, which of the following statement is true। तो अगर ये सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको A Z इंटू जेड बार लिख सकते हैं, और इसको कंजुगेट लेंगे तो अल्फ़ा जेड बार प्लस अल्फ़ा बार जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसका अगर सेंटर निकालें बच्चों, पहले तो हम लोग ऐसे कुछ पढ़े हैं ना कि इसको Z इंटू जेड कंजुगेट प्लस अल्फ़ा बाई A जेड बार प्लस अल्फ़ा, और ये रियल है, आपको ये लिख अल्फ़ा बार अपॉन A जेड प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। तो इसका रेडियस क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और रेडियस के लिए मैंने लिखवाया था मॉड ऑफ A, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा बाई A का होल स्क्वायर माइनस डी बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते हैं, बस हो जाएगा आपका आंसर। A नॉट इक्वल टू 0 के लिए लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर माइनस A टाइम्स डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड A बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस 0। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन है ना। A की वैल्यू अगर रियल नंबर में ये 0 भी चलेगा तो 0 रखोगे तो ये सर्किल रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 2। एक बार आंसर कंफर्म करते हैं, आंसर कंफर्म, आंसर नंबर 2। ये थर्ड ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि आपका यहाँ पे A की वैल्यू जैसे 0 लेंगे तो सर्किल की इक्वेशन नहीं आएगा, कुछ और ही आ जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और हमें चाहिए ये सर्किल के लिए A की वैल्यू नॉन जीरो चाहिए। तो बस इसमें आपको क्या करना है, जो हमने आपको बताया था ना कि ये जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखवाए थे कि जेड बार प्लस A जेड बार प्लस जेड A बार जेड
प्लस बी इक्वल टू 0। ये सेंटर इसका कितना होता है -a, और रेडियस होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ a का होल स्क्वायर माइनस b। तो यहाँ से सेंटर और रेडियस ऑफ द सर्किल आ जाता है। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, और कुछ नहीं है कि नहीं। अब आप लिखो नेक्स्ट पार्ट। तो देखो बच्चों, इसमें करना क्या है, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 लेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर z सच दैट मॉड ऑफ z इंटू मॉड ऑफ ओमेगा इक्वल टू 1 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस π/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द वर्टिसेस। तो यहाँ पे बच्चों जो मॉडुलस ऑफ ओमेगा है ये आपका 2 है, तो मॉड ऑफ z हो जाएगा 1/2। आर्गुमेंट ऑफ अगर हम z की बात करें तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा निकालोगे तो ये आ जाएगा π/2 प्लस, और इसके वैल्यू कितना आ जाएगा π/6। तो अब इसको डायग्राम बनाते हैं, देखिए कैसे। ये जो नंबर है ये यहाँ पे है, अब ध्यान से देखो, ओमेगा, जैसे इसको मैंने ओमेगा बना दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। अब इसमें हम π/2 आर्गुमेंट कितना लिख रहे हैं, π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा π/2 माइनस π/6 होगा ना, एक बार चेक करना। अरे यार यहाँ से करोगे ना, कहाँ गया यार, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस π/2, और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा खुद कितना है -π/3 है प्लस π/2, तो -π/3। इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं, ये है ओमेगा। अब इसमें π/2 ऐड कर देंगे तो ये π/6 बन जाएगा, π/6 का मतलब यहाँ, और इसका मैग्नीट्यूड 1/2 हो जाएगा बच्चों। ये वो ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो ये 2 है, ये 1/2 है, और ये देखा जाए तो कितना है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगा फाइनली 1/2 के इक्वल। मतलब इसमें डायग्राम से रिलेट करना है। ये आपका z है ना, ये लिखते ही आप π/6 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाते हो, तो z की मॉड ऑफ z की वैल्यू है 1/2 और आर्गुमेंट π/6 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप दिखाओगे तो ये 1/2 लेंथ, ये 2 लेंथ, ये π/2, तो 1/2 बेस इंटू हाइट या 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। साइन ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो उससे भी कर सकते हो 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अब देखिए इसमें देख रहे हैं ना 6 क्वेश्चन हमने कराए हैं, और 6 में ऐसा नहीं था कि हमने थ्योरी में नहीं कवर कराया है। सर्किल की इक्वेशन, सर्किल है भाई तो सर्किल का रेडियस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स किए थे, फिर आप देखें कि ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आए, इनइक्वालिटी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आए, लास्ट में ज्योमेट्री, इनइक्वालिटीज़, यही सब nth रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डिमॉवर्स थ्योरम के इस सेट में क्वेश्चन नहीं थे, तो वो भी आप क्वेश्चन कर लेना। जैसे मैंने कराया था 1 + i√3 की पावर 50 की वैल्यू a + i भी है, तो a और b की वैल्यू निकालिए। तो ये सब आप करते जाना बच्चों, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रकार से इस सेशन की लास्ट क्लास है। और आप इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप ज़रूर लगा लीजिए, एक बार लगा लीजिए बच्चों, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जिसके हर पेपर में ये क्वेश्चन कन्फर्म रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा ये लेक्चर को अगर दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो, और उसके बाद ना आए ना तो मेरे से बात करना। आप अपनी तरफ से मेहनत करिए और ज़रूर फोड़ के आएंगे बच्चों। हैव ए ग्रेट डे।